हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साथ साथ में आपका वेलकम है। पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं हम लोग। ये चैप्टर के अंदर पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले फ्रेंड्स। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपके नीट एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस आना है। यहाँ पर इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आना है, तो क्यों ना ही इस 3 से 4 क्वेश्चंस को क्यों ना हम बटोर लें। तो देखो बेटा, ये कैसे बटोरेंगे हम लोग इस 4 टॉपिक से। कितने टॉपिक से? 4 टॉपिक्स हम लोग पूरी पूरी इस टॉपिक को, पूरे क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चंस को खींच लेंगे बेटा। कैसे कैसे आप बता रहा हूं। देखो यहां पर आपको देखो, आपको कभी कभी जिस टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, मगर आपको मैं बताऊंगा यहां पर कौन से टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं। रुको बेटा, तो पहला हमारा टॉपिक है बेटा जी, यहां पर आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा एंजाइम लोकेशन, कि एंजाइम का लोकेशन कहां होता है बेटा जी। ये यहां से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, आपको एक क्वेश्चन यहां से आपको फ्रेम, बार बार आपके टेस्ट सीरीज भी दे रहे होगे, बार बार आपको एंजाइम के लोकेशन पे सवाल आते हैं। ये चीज आपको कंफर्म, ये टॉपिक कंफर्म होना चाहिए आपको। ठीक है बेटा जी, दूसरा क्वेश्चन बनने की जो प्रोबेबिलिटी है लगभग 90%, वो एटीपी से आता है बेटा जी। एटीपी से, बार बार एटीपी से क्वेश्चन बना रहा है। एक क्वेश्चन यहां से पकड़ो बेटा, एक क्वेश्चन यहां से पकड़ो। ओके, और दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका देखो, दूसरा क्वेश्चन हो गया बेटा। आप तीसरा जो टॉपिक है ईटीएस है बेटा। तीसरा टॉपिक जो है आपका ईटीएस है। यहां से तीसरा टॉपिक बेटा है आपका ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये आपको पूरे तरीके से निमोनिक्स के जरिए आपको कवर करा देंगे। ये आपका एक क्वेश्चन आपको यहां से आपको आना ही आना है बेटा। ईटीएस से बार बार आपको, बार बार आप पीआईक्यू उठा के देखिए, आप 35 ईयर का भी आप पीआईक्यू देखेंगे तो यहां से आपका क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। ओके, चौथा टॉपिक बेटा हमारा है क्रेब साइकिल। आपको क्रेब साइकिल बहुत केयरफुली पढ़ना होगा बेटा। ये आपका क्रेब साइकिल आपके लिए एक क्वेश्चन बना सकता है। बार बार आप कहीं भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो, एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है बेटा। मैंने जो 4 टॉपिक बताया, वो वहां से 4 क्वेश्चन फ्रेम होगा अभी 2024 में बेटा जी। तो ये चीज प्रूफ हो रहा है कि पहला हमने बताया एंजाइम लोकेशन, कैसे, कहां का एंजाइम का लोकेशन कहां बेटा, एटीपी। दूसरा, तीसरा बेटा ईटीएस, और चौथा क्रेब साइकिल। यहां से 3 से 4 क्वेश्चन फ्रेम बहुत आसानी तरीके से हो जाएगा बेटा। तो आपको पता होगा कि नंबर आप जो क्वेश्चंस है 200 ही है, नो चेंजिंग। तो आप नंबर आप चैप्टर से बेटा ज्यादा क्वेश्चन उठाएगा। जहां से 2 से 3 क्वेश्चन उठाता था, तो वहां से 4 से 5 क्वेश्चन कर देगा। ठीक है, तो जो अच्छा कॉन्सेप्ट, देखो ये 2 चैप्टर है बेटा जी, ये 2 चैप्टर है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। आपको बार बार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा बेटा। ये कंफर्म हो गया कि यहां से जो टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है, आपको जो ध्यान देने वाली जो बात है, जिस टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोल्ड आपको करना है, ठीक है, जो आपके लिए मोर रिलेवेंट है, ये आपको दे रहा हूं, प्रोवाइड करा रहा हूं। तो सारा का सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। कंप्लीट नॉलेज आपको रिस्पायरेशन इन प्लांट्स, आप एनसीईआरटी आइडियो के फॉर्म में भी सुन सकते हो बेटा जी। इसको कहीं भी हो, एनसीईआरटी लेके साथ में बैठ सकते हो। ठीक है बेटा जी, यहां आपका एनसीईआरटी आपके साथ होना चाहिए बेटा। ओके, तो ये आपके साथ एनसीईआरटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। मैं बार बार ही बताता हूं कि 2 चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी से हट गया है। पहला चैप्टर आपका जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट था, वो भी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर था बेटा जी। अब दूसरा चैप्टर जो आपका है मिनरल न्यूट्रिशन, वो हटा दिया गया है पूरा। जो मोटा मोटा बात करें तो यहां पर तीसरा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, जो कि कवर कर दिया, हमने कंप्लीट कर दिया है पार्ट 1, 2, 3 में, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल था बेटा, वहां पर आपको करना ही करना था। ठीक है, तो वो चीज मैंने क्लियर कर दिया। तो अभी हम रिस्पायरेशन इन प्लांट पूरे तरीके से कवर कराने वाले हैं। उसके बाद हम लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो प्लांट फिजियोलॉजी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और पूरी एनसीईआरटी हम लोग सीरीज करने वाले हैं। इस सीरीज के अंदर आप लोग धमाल मचाओ, आप लोग साथ
साथ करो बेटा, साथ करो, यहां हम आपके साथ हैं और पूरे एनसीईआरटी कवर करने वाले हैं, ये आपसे गारंटी लेता हूं बेटा। तो पूरी जितना भी क्वेश्चन, जहां से भी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बेटा आपके किस जिस लाइन से आएंगे वो बताने वाला हूं, सब कुछ पूरा एनसीईआरटी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं आपके लिए। ये पूरा का पूरा कंटेंट फ्री है, पूरी एनसीईआरटी सीरीज कराएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी बेटा जी। ओके, तो बेटा यहां से आप अगर बात करें तो यहां से आप रिस्पायरेशन इन प्लांट से बात करें, चैप्टर 12 जो आपका पहले 14 हुआ करता था बेटा जी, तो यहां पर 12 है। 11th के लिए बहुत ज्यादा यार, 11th का बच्चा तो हीरो बन जाएगा, कंप्लीटली मैं बात कर रहा हूं, गारंटी लेता हूं 11th का बच्चा हीरो बन जाएगा। उसके लिए ये एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही है ब्रह्मास्त्र की तरह काम करने वाला, वो ब्रह्मास्त्र आपको साथ देगा, जरूर साथ देगा बेटा, हमारे साथ बने रहो। पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो भी टॉपिक आपको डाउट होता है एनसीईआरटी जब बार बार पढ़ते हो, आपको बोरिंग सा लगता है, तो आप हमारे साथ एनसीईआरटी बिल्कुल फ्री कर सकते हो और आइडिया बहुत क्लियरिटी में सुनिए बेटा। आप कहीं भी रहो बेटा, क्या आप टेक्निकल इशू आ गया, देखो फटाफट, अब देखो बेटा पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये जो टॉपिक है बेटा, आप देखो ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। सुनो, मोटा मोटा बात करें तो बेटा हमारा टॉपिक एनसीईआरटी के फ्रंट पेज पे क्या क्या लिखा है ये चीज जरूर तो आपको आप क्या कभी भी स्टार्टिंग करने से पहले आपको क्या चीज करना है, इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है वो जरूरी है आपके लिए बेटा। तो सुनो, पहला टॉपिक आपको पहले ही पढ़ना है कि डू प्लांट ब्रीथ क्यों करते हैं, ये सवाल आपको आपके मन में भी रहता है, बच्चों के मन में भी रहता है कि क्यों करते हैं, क्यों जरूरी होता है लाइफ में इनके। देखो बेटा पूरे, तो ये जो टॉपिक हमारा फर्स्ट है डू प्लांट ब्रीथ, ठीक है। दूसरा टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस जो टॉपिक है, यहां से तो मोस्टली अभी बात करें दो साल से, मोस्टली अगर रिसेंटली बात करें तो 2 साल से यहां से क्वेश्चन नहीं बना रहा है, तो याद रखो फर्मेंटेशन से एक टॉपिक यहां से आना भी है क्वेश्चन। तो एरोबिक रिस्पायरेशन, द रिस्पायरेटरी बैलेंस शीट से एक क्वेश्चन आ रहा है, एम्बोलिक पाथवे, रिस्पायरेटरी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आ रहा है। तो मोटा बात करें तो यहां से 6 टॉपिक हो रहा है, तो 6 टॉपिक में बेटा यहां 4 क्वेश्चन आपके प्रेम होने हैं, 4 क्वेश्चन आप रख लो 100%। तो बेटा एनसीईआरटी सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी लाइन बाय लाइन इंट्रोडक्शन से लेकर बेटा लास्ट समरी तक हम लोग कंप्लीट करेंगे बेटा। तो सुनो, इस टॉपिक के अंदर जो ये टॉपिक है, ये जो लाइन बता रही है ये हमें क्या समझा रही है, तो बेटा ये लाइन क्या समझा रही है सुनो बेटा जी। तो ये आपको लाइन बता रही है ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लाइफ, बट व्हाई इज ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ। मतलब बेटा कि यहां पर लाइफ के लिए जो जीव है, जो जिंदे जीव है आपके, ये सांस लेते हैं, ये रिस्पायरेशन करते हैं, मगर ये जिंदा होने के लिए क्या ये एसेंशियल है, ये सांस लेना जरूरी है हर जीव के लिए। ये बात आपसे एनसीईआरटी पूछ रही है कि या ये आप जवाब बता पा रहे हो कि ये जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी क्यों है, ये हर जीव को ये कंपलसरी क्यों है बेटा, ये आपसे एनसीईआरटी खुद पूछ रही है क्वेश्चन मार्क लगा के। आपको एनसीईआरटी की पूरी राज, आपको पूरी हिस्ट्री पता होना चाहिए कि आपसे पूछ क्या रहा है बेटा जी। हमारे लाइफ में एसेंशियल क्यों है ये रिस्पायरेशन, प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। आप रिस्पायरेशन प्लांट पढ़ रहे हो, अगर वहां अब ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे पूरी रिस्पायरेशन इन, देखो ह्यूमन रिस्पायरेशन आप पढ़ोगे वहां पर, ठीक है। आगे क्या लिखा बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ, also do all living organisms including plants and microbes breathe, if so how। या बिल्कुल बेटा जी, जो हम ये कह रहा है कि माइक्रोब, जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं वो भी फर्मेंटेशन करते हैं, उनमें भी रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, एक्टिविटी होती है। रिस्पायरेशन चीज ऐसी, रिस्पायरेशन नाम की चीज होती है बेटा माइक्रोब्स में भी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी, मतलब जो भी जिंदा जीव है आपके समस्त पृथ्वी पे, वो सारे के सारे सर्वाइव करने के लिए आप कहीं ना कहीं ब्रीथ करना जरूरी है, ये कह रहा है पूरे तरीके से बेटा। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स की बात करें, माइक्रोब्स की बात करें, ब्रीथ, ये ब्रीथ करते हैं, यस ऑफ कोर्स करते बेटा, ठीक है। इट सो हाउ, ये कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, ये सब कुछ इस चैप्टर के अंदर जवाब मिलेगा आपको। बड़ा तगड़ी से इंट्रोडक्शन है, पूरी राज खोलने वाले एनसीईआरटी। ओके बेटा,
बेटा ये नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट लाइन आपका बता क्या रहा है कि ये पूरा कवर, देखो नेक्स्ट लाइन आपका कंप्लीटली क्या कह रहा है। ओके बेटा, बेटा ये नेक्स्ट लाइन आपका क्या कह रहा है, सुनो नेक्स्ट लाइन आपका पूरे तरीके से क्या राज खोल रहा है, क्या चीज बता रही है, ये पूरी लाइन हमको क्या दर्शा रही है, ये बेटा आपको पूरी कंप्लीटली ये टॉपिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी ये कंप्लीटली कह रहा है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। ये आपके देर रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके लाइफ में ये सारी एक्टिविटीज जो हो रही है, रिस्पायरेशन जरूरी है, ये एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। यस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज, बी इट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन या इवन ब्रीथिंग। ओके बेटा, वेयर डज ऑल द एनर्जी कम फ्रॉम, ये सब एनर्जी बेटा कहां से आते, कैसे आते, ये सब ये आपसे एनसीईआरटी पूछ रही है, पूछ भी लेती है और आपको आंसर भी दे देती है ना। पूछने का काम, आंसर देने का काम पूरा एनसीईआरटी कर देती है ये चीज। ठीक है, सुनो, बी नो we eat food for energy but how is this energy taken from food, ये फूड से एनर्जी कैसे आती है बेटा, ये एनर्जी ये यूटिलाइज कैसे करता है, हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड बेटा जी। सुनो, डू ऑल फूड्स गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्या सारे के सारे जो फूड होते हैं, भोजन होते हैं, वो सारे के सारे एनर्जी सेम प्रोवाइड करते हैं? इसका आंसर है नो बेटा। ये सारे के सारे एनर्जी जो फूड होते हैं, सबके सब एनर्जी एक जैसे नहीं होते। जैसे कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा आपको प्रोवाइड करती है एनर्जी, ठीक है बेटा, तो बहुत ज्यादा देखो ये चीज तो एनर्जी प्रोवाइड कर देती है, बट विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब सारी चीजें बहुत डिफरेंटली, सबके एनर्जी डिफरेंट होते हैं बेटा। सुनो, तो डू प्लांट ईट, भोजन देखो प्लांट क्या खाता है, क्या करता है, क्या खाता है, ठीक है। वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी फ्रॉम, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड। ओके बेटा, ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ये टॉपिक हमने बताया कि ये चीज कह रहा है एनसीईआरटी के ट्रांसपोर्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है, मतलब ब्रीथ क्यों कर रहा है, ये चीज जरूरी है। एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज के लिए बेटा जरूरी है आपको ब्रीथ भी, ठीक है। ब्रीथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी बॉडी के अंदर और प्लांट की बॉडी के अंदर। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं बेटा, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये थोड़ी सी लाइन में क्या कह रहा है आपको। हाँ बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, देखो ये वाला पॉइंट में क्या बता रहा है, ये चीज लाइन के अंदर क्या बता रहा है। ओके बेटा, इस लाइन के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके बेटा जी, यू मे वंडर द सेवरल क्वेश्चंस रेज्ड अबव। देखो ऊपर से जो हमने टॉपिक जो पढ़ा, जो भी लाइनें पढ़ी बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस वहां से पुट अप हो रहे हैं, बट देखो दे मे सीम टू वेरी डिस्कनेक्टेड, but in reality the process of breathing is very much connected to the process of release of energy from food. Let us try and understand how this happen. Okay बेटा जी, इस लाइन के अंदर आपको क्या बताया जा रहा है, आप पहले इसको पढ़ो पाए। इस चीज के अंदर जो आपको दिखाया जा रहा है, इस लाइन के अंदर बेटा पूरे तरीके से इस लाइन में क्या दिखाया जा रहा है, आप कंप्लीटली देखो पहले इस चीज को। यहां से आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए बेटा, ये चीज आपको लाइन कंफर्म होना चाहिए। ओके, ये लाइन में आपको क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है पूरा भी कवर करेंगे इस पे। बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है बेटा प्लांट रिस्पायरेशन से रिलेटेड। तो बेटा ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ process is obtained by oxidation of some micromolecules। कहने की बात देखो यहां पर क्या कह रहा है कि all the energy required for life, क्या सारे के सारे एनर्जी जो होते हैं जीने के लिए, लाइफ के लिए जरूरी है। प्रोसेस इज obtained by, ये प्रोसेस किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, ये ऑक्सीडेशन होता है। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का टूटना, हाइड्रोजन का बनना टूटना, ये सब बेटा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में आता है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सम माइक्रोमोलिक्यूल्स, कुछ माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, उसी के थ्रू इनमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस चलती रहती है बेटा। दैट बी कॉल फूड,
अब उसी को हम लोग आसान भाषा में, आसान शब्दों में, अपनी भाषा में क्या कह देते हैं? फूड कह देते हैं। दरअसल वो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके बेटा, only green plants and cyanobacteria can prepare their own food। वो देखो बात कर रहा है कि यहां पर ओनली ग्रीन प्लांट, हरे पौधे जितने भी होते हैं, ग्रीन प्लांट जितने भी होते हैं बेटा, वो और जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो अपना जो खाना है ना प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर का मतलब बनाते हैं, ये स्वयं बना लेते हैं बेटा। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो भोजन जो बनाते हैं, फूड जो अपना बना लेते हैं, और साइनोबैक्टीरिया भी कहीं ना कहीं अपना भोजन स्वयं बना लेती है। ये कह रहा है कि अपना फूड प्रिपेयर कर लेती है बड़ी आसानी से। आप लोग प्रिपेयर करते हो क्या फूड को? यस सर, आपको करते हैं हम लोग। चलो, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के द्वारा हो रही होती है। ये दरअसल फोटोसिंथेसिस, पहले भी बात कर दिया कि ये फोटोसिंथेसिस कितनी बड़ी रिएक्शंस होती है इस प्लांट के लीफ के अंदर। ओके बेटा, बेटा आपके हमने बताया था मेसोफिल सेल्स के अंदर बंडल शीथ में ये बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती हैं। ठीक है बेटा, दे ट्रैप लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके, पकड़ के, लाइट एनर्जी को पकड़ के, मतलब जहां आप लोग आग जलाते हो खाना बनाने के लिए, वैसे प्लांट भी फोटोसिंथेसिस खाना बनाने के लिए ये भी अपने एनर्जी को, मतलब कि ये सूरज की एनर्जी को ट्रैप करती है कोई बेटा, एंड कन्वर्ट इनटू chemical energy that is stored in bonds of carbohydrates and that is stored that the bond of carbohydrates, ये कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ बॉन्ड कर लेती है बेटा, लाइक ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। कहीं ना कहीं फूड हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम चेंज करते हैं। जैसे हमारा बॉडी ग्लाइकोजन के फॉर्म में चेंज करता है, हमारा लीवर ही चेंज कर लेता है बेटा। ठीक है, तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो चेंज कर लेती है हमारा, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स से माइक्रोमोलिक्यूल्स में हमको ब्रेक करना होता है। ठीक है बेटा, तो दैट इज स्टोर इन द बॉन्ड ऑफ साइनो कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च। वी मस्ट रिमेंबर दैट इज ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स। ओके बेटा, टिश्यू एंड ऑर्गन्स photosynthesize only cell containing chloroplast that are most often located in the superficial layer carry out photosynthesis. Hence, even in green plants, all other organs, tissue and cells that are non-green need food for oxidation. Hence, food has to be translocated to all non-green plants. Animals are heterotrophic. Example, they obtain food from प्लांट्स बेटा। तो ये चीज टॉपिक के अंदर जो चीज हमने अभी समझाया रिसेंटली, बहुत क्लियरिटी हुआ कि नहीं बेटा? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते बेटा। यहां पर क्या बता रहा है आपको? ये अभी इंट्रोडक्शन काफी बड़ा है बेटा, आपको इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी कवर करते हैं ये चीज। ओके, देखो बेटा, इस लाइन के अंदर जो दिखाया जा रहा है आपका, ठीक है, इस लाइन के अंदर जो दिखाया जा रहा है, इस लाइन के अंदर यहां से लेकर यहां तक, इस लाइन में बेटा आपको ये लाइन क्लियर होना चाहिए। तो बेटा ये क्या कह रहा है आपको? ये पूरे तरीके से समझाने की कोशिश रहा है, डायरेक्टली हार्बीवोर्स या इनडायरेक्टली कार्निवोर्स, चाहे हार्बीवोर्स हो, ठीक है, चाहे कार्निवोर है, चाहे सर्वाहारी हो, ठीक है, और चाहे हार्बीवोर्स, सैप्रोफाइट्स हो, जो सड़े गले स्थानों पर पाए जाते हैं। सब चीज आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। लाइक फंजाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जिससे आपको फंजाई होता है, जो फंजाई प्लांट होते हैं, फंजाई के जो भी प्लांट्स होते हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं डेड मटेरियल पे। जैसे आप कुछ सड़े गले चीज फेंकते हो, उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड ले लेते हैं। ठीक है, एंड डिकेइंग मैटर, सड़े गले मैटर पे, सड़े गले यूज, देखो सड़े गले जो भी आपके सामान होते हैं उस पे आप उस पे डिपेंडेंट होते हैं। आप कभी भी आप जब देखते हो सड़े गले स्थानों पर फंजाई पकड़ लेते हैं वहां पर, तो वही चीज होता है बच्चा। ठीक है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज, इट इज अल्टीमेटली
all the food that is respond or life process comes from photosynthesis। अल्टीमेटली अगर बात करें जितने भी लाइफ के अंदर आपको एनर्जी प्रोवाइड हो रही है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है फोटोसिंथेसिस भी। ओके बेटा, रिस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। और कहीं ना कहीं फूड में जो फूड का ऐसा नहीं बनता बेटा, फूड का जो रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं रिस्पायरेशन भी इस लाइफ में इस प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, बहुत बड़ा। अगर मैं बात करूं फूड बनाने में तो सबसे बड़ा दो रोल बहुत सबसे बड़ा अगर है तो पहला प्लांट में पहला बेटा फोटोसिंथेसिस है, सेकेंड नंबर आपका 80% पोर्शन आपका रिस्पायरेशन हो जाता है। अगर रिस्पायरेशन प्रोसेस नहीं होता कहीं ना कहीं आपका NADPS और ATP नहीं बनती है वहां पर बेटा। ये चीज क्लियर हुआ। ओके, तो दिस चैप्टर डील्स विथ सेलुलर रिस्पायरेशन। ये चैप्टर डील कर रहे हैं बेटा किस पे, सेलुलर रिस्पायरेशन पे, कि कहीं ना कहीं सेल के अंदर क्या रिस्पायरेशन हो रही है, सेल के अंदर क्या ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कहीं ना कहीं रिस्पायरेशन प्रोसेस में बहुत बड़ा हमको स्टडी करना पड़ता है। ठीक है, या मैकेनिज्म ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल। तो ये फूड जब हम लोग खाते हैं ये दरअसल ब्रेक कैसे होता है, ये बहुत बड़ी मैकेनिज्म होती है, कैसे ब्रेक होती है, कैसे कैसे टूटती है, कैसे से ब्रेक होके किस में टूटती है, कैसे जाके एनर्जी बन जाती है लास्ट टाइम पे। तो ये चीज आप जब खाना खाते हो तो बेटा तुरंत आपको एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है और बाद में आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो ये चीज आपको बहुत मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अब बेसिक भी है बेटा। ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। बेटा सेल से एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज अ ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। और एनर्जी को ट्रैप करके और ATP प्रोवाइड कर देती है। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो आपके मूवमेंट के लिए आप जो भी कर रहे हो एक्टिविटीज वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्प करती है। अगर आपके अंदर एनर्जी कहीं नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं आपकी मूवमेंट एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है। जैसे आप कोई चीज़ आप फ़ोन खरीदते हो, फ़ोन की जो बैटरी होती है डाउन हो जाती है, एनर्जी मतलब ख़त्म हो जाती है, तो उसकी पावर भी ख़त्म हो जाती है, काम करने की पावर भी ख़त्म हो जाती है। वैसे हमारी बॉडी भी है, जो हमारी प्लांट की बॉडी भी है कि एनर्जी जब तक रहेगा बेटा तब तक वो हरा भरा रहेगा, जब उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है वो सुखा जाएगा। वैसे हम भी होते हैं कि एनर्जी हमारी बॉडी में जब तक रहता है हम बहुत तगड़े से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और जैसे एनर्जी हमारी ख़त्म होती है तो कहीं ना कहीं हम डाउन हो जाते हैं बेटा। ओके, क्लियर है? ये आसान भाषा, देसी भाषा में समझे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते बेटा, आगे क्या बताया गया है आपके इस पॉइंट पे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट स्लाइड पे क्या बताया जा रहा है कि यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए पहली बात तो। ओके बेटा, यहां से आपको क्लियर होना चाहिए, ये लाइन आपको क्लियर कर देना कि आपको यहां पर क्या बातें लिखी हैं, तो यहां से हटा ही देते हैं बेटा, जो चीजें आपको हटा देते हैं। ठीक है, आप लिखो पढ़ो फटाफट। देखो बेटा, फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स, एक कोर्स है बेटा। ठीक है, कह रहा है टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट इन द यूकैरियोट्स। ओके, क्लोरोप्लास्ट के यूकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट्स के अंदर होता है ये सब सारी चीजें। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्टिक सेल है। वेयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। बेटा ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर देता है, जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है टू यील्ड एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। ओके बेटा, टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। वो ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है, क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है ये सब चीजें। एंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये सब एक्टिविटीज हो रही होती है। आल्सो देखो ये सब सारी एक्टिविटीज प्लांट के अंदर, जो सेल्स की प्लांट्स में कैसे एनर्जी प्रोवाइड होती है, कैसे मिलती है, ये एक्टिविटी दरअसल क्लोरोप्लास्ट में हो रही होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये रोल अदा कर रहा है कहीं ना कहीं एनर्जी को प्रोवाइड कराने में, एनर्जी को बनाने में कहीं ना कहीं वो भी हेल्प करती है। जैसे आपके किचन में आप खाना बनाने के समय आपके ठीक है मम्मी और आपकी सिस्टर्स, बहुत सारे लोग वहाँ पर हेल्प करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ भी खाना बनाने के लिए 2 से 3 लोग 4 लोग पूरा कहीं ना कहीं पूरा रसोई घर कौन है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया है। आप रसोई घर भी बोलते हो माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस भी बोलते हो, बहुत सारा नाम इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप जान रहे हो, बेसिक नॉलेज है वो। इट एनर्जी टू takes place in the cytoplasm and the mitochondria, also only in the eukaryotes. The breaking
ब्रेकिंग अप कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो होता है बेटा, कार्बन और कार्बन के बॉन्ड जो होती है आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के थ्रू आप तोड़ते हैं बेटा। सब ऑक्सीडेशन का खेल है, यहाँ तोड़ने का और बनाने का काम हुआ है, यहाँ पर हो रहा है तोड़ने का और बनाने का काम हो रहा है, यही पूरी है ना भाई। जाहिर सी बात है, कॉम्प्लेक्स को, बड़ी चीज को जब तोड़ोगे तो छोटी चीज में बनेगी, और छोटी चीज को तोड़ने में कहीं ना कहीं कुछ तोड़ने के लिए आपको हथियार की जरूरत होगी, इसीलिए वो हथियार का नाम बेटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है। ओके, क्लियर है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू इट, ये सब चीज क्लियर हुआ। द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू रिलीज ऑफ considerable amount of energy is called respiration. That is the called of respiration. इसी प्रोसेस को respiration बोलते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स इसको आप सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हो और आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है, वो किसके थ्रू बेटा? रिस्पायरेशन के थ्रू। कहीं ना कहीं रिस्पायरेशन भी हेल्प कर रहा है आपके। ठीक है, एनर्जी जो रिलीज होती है बेटा, एनर्जी कुछ रिलीज भी होती है वो रिस्पायरेशन के थ्रू। आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो बेटा, आप लोग क्या निकालते हो? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो, ऐसा वो भी एनर्जी होती है। दरअसल वो एनर्जी आपको किसी को देना होता है जगह, मगर आपके सामने कौन है? प्लांट है, आप उससे ले रहे हो, वो उसको दे रहा है, आप लेन देन ऐसा चलता रहता है। तो जीवन में लेन देन तो सबका बना रहता है। क्यों बेटा? आगे बढ़ो। तो चलो आगे बात करते हैं। द कंपाउंड दैट इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस आर नोन एज रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ऐसे प्रोडक्ट जो आपको रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द प्रोसेस, अगर ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं इस प्रोसेस के दौरान में, ऐसे सबस्ट्रेट्स को उसको बोल सकते हैं बेटा रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट्स। ओके, यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज। अगर हम कुछ भी कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं दरअसल वो ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक डाउन होता है, बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर तोड़ने के लिए बेटा। मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज करने का काम एंजाइम भी करती है। तो ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, बट प्रोटीन्स, फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स can be used as respiratory substance in some plants. Okay beta, respiratory substance in some plants under certain condition during oxidation within a cell, all the energy contained in respiratory substrates is not released free into the cells या in a single step. Okay beta, single step, that it is released in a series of slow stepwise reactions. बेटा ये जो बहुत सारी रिएक्शंस हो रही होती है ना कहीं बहुत, आप सोचते हो कि बहुत फास्ट एनर्जी मिल जाती है आपको जब कुछ भी खाते हो, या प्लांट तुरंत भोजन बना लेता है, तो वो सब तुरंत एनर्जी नहीं बनती है, वो बहुत स्लो स्टेप होता है, बड़ी लंबी मैकेनिज्म होती है, तब जाके कहीं ना कहीं एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है आपकी बॉडी में, आपको एनर्जी मिलती है। ऐसे सोच नहीं सकते आप तुरंत आप खाते हो कोई चीज़ आपको एनर्जी प्रोवाइड होती है, जैसे आप कहते हो ना, उसमें बेसिकली सिंपल नहीं होता वो चीज़। ओके, क्लियर है? इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन कंट्रोल बाय एंजाइम। बेटा ये सब एंजाइम, ये सारा का सारा रिएक्शन कंट्रोल कौन कर रहा होता है? ये देखने रेखने का काम कौन कर रहा होता है? एंजाइम कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसके जो एंजाइम, जिसका जो काम रहेगा वही उसी के नाम पे उसी के एंजाइम होते हैं बेटा। ठीक है, एंड इट इज ट्रैप्ड एज अ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। केमिकल एनर्जी को किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में वो कहीं ना कहीं स्टोर रहते हैं बेटा। Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in the respiration is not for, rather cannot be used directly, but is used to synthesize ATP, which is broken down whenever and wherever energy is need to utilized. Hence, ATP act as the energy currency. और एटीपी को आपको पता भी होगा, पहले भी पता होगा कि एटीपी को आपको एनर्जी करेंसी के फॉर्म में बोलते हैं। अब जैसे 2000 का करेंसी, 3000 का करेंसी आप लोग बोलते हो ना, तो वैसे बेटा हम लोग एटीपी को एनर्जी, मतलब कि कहीं ना कहीं प्लांट में एनर्जी करेंसी के फॉर्म में उसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो एनर्जी करेंसी के फॉर्म में रहता है। आप अगर स्टोर करके रखते हो तो कहीं ना कहीं आपको काम देता है, आप खर्च करते हो तो तुरंत खर्च करते हो, कहीं ना कहीं जो ज़रूरत होगी उसकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए आप एनर्जी करेंसी खर्च करोगे कि नहीं? हाँ, वैसे प्लांट में भी होता है। ठीक है, of all of the cells, this energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring process of the organism, and the carbon skeleton produced during respiration beta, during respiration is used as procedure for biosynthesis of other molecules in the cell. बहुत
बड़ी प्रोसेस है बेटा, बहुत सारा चीज़ इस पर डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, डू प्लांट ब्रीथ। क्या बेटा, डू प्लांट ब्रीथ, डू प्लांट ब्रीथ। क्लियर है बेटा? तो ये बेटा टॉपिक स्टार्ट कर रही है वाला, ये जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, डू प्लांट ब्रीथ। ओके, ये टॉपिक हमको अच्छे से क्लियर करना है। तो ये टॉपिक हमको पूरी तरीके से कंप्लीटली करना है। ओके बेटा, तो डू प्लांट ब्रीथ, ठीक है। प्लांट जो होते हैं ब्रीथ कैसे करते हैं, ठीक है। वेल द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्यूट सो डायरेक्ट। ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली, कोई कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसको डायरेक्टली हम इसको समझा सकते हैं कि बेटा ये क्या डू प्लांट ब्रीथ करते हैं। यस, प्लांट रिक्वायर O2 फॉर रिस्पायरेशन। प्लांट को रिक्वायर होता है O2 फॉर रिस्पायरेशन टू अकर एंड दे आल्सो गिव आउट CO2। वही बच्चों वाली कहानी लिखा बेटा कि कह रहा है कि प्लांट को जो रिक्वायरमेंट होती है, जो रिक्वायर होती है, यस प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन टू अकर एंड दे आल्सो गिव आउट CO2। ओके, जो कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, आउट करती है, और आपको इनहेल जो आपकी जो ऑक्सीजन को क्या करती है, रिलीज करती है, जो कि आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड देते हो। Hence, plant have system in place that is ensure the availability of oxygen. Plant, unlike animals, has no specialized organ. देखो प्लांट के पास कोई स्पेशल टाइप का ऑर्गन्स नहीं होता है सांस लेने के लिए। जैसे हम लोग के अंदर लंग्स का पूरा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा बना हुआ है, ठीक है। एल्वुलाई है, ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, ट्रैक्यूल्स है, ये ट्रैक्यूल्स, ये सब सारी चीजें नहीं होता उसमें कहीं ना कहीं। और इसके अंदर एक पूरी एक्सचेंज का जो गैस का एक्सचेंजेस होते हैं बेटा, कहीं ना कहीं सेल में ही हो जाता है डायरेक्टली। अनलाइक एनिमल हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसेस एक्सचेंजेस, कोई भी स्पेशल टाइप का ऑर्गन्स नहीं होता है। बट दे हैव स्टोमेटा, बेटा इसके पास स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या है, एक टाइप का सेल ही समझो। एंड लेंटिसेल्स फॉर द पर्पस, और लेंटिसेल फॉर द पर्पस देयर आर सेवरल रीजन, बहुत सारे रीजंस हैं व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विथ without respiratory organ. Yeah, first each plant part takes care of its own gas exchange needs. There is a very little transport of gases from one plant part to another. Second, plants do not present great demands for gas exchanges. Okay beta, gas exchanges needs, there is a very little transport of gases from one plant पार्ट टू अनदर। देखो बेटा, आप जब सेल टू सेल आप कहीं ना कहीं गैसेस का एक्सचेंजेस होता है, कहीं ना कहीं वो बहुत शॉर्टली होता है। ओके, सेकेंड, प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। रूट सिस्टम्स, लीव्स रिस्पायर एट रेट्स फॉर लोअर देन एनिमल्स डू ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ईच लीव इज वेल adapted to take care of its own needs during these periods when cells photosynthesis. Availability of O2 is not a problem in these cells since O2 is released within the cell. third the बेटा नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा चलते, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, यहां से देखो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, ये लाइन आपको, distance that great gases must diffuse even a large bulky plant is not great if its living cell in a plant is located quite close to the surface of the plants. This is true for leaves. You may ask, but what about thick woody stems and roots? In stems, the living cells are organized in thin layer inside and beneath the bark. They also have opening called lenticels. तो बहुत सारे लेंटिसेल्स होते हैं जो कि गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ा हेल्प करता है बेटा। एक टाइप का लेंटिसेल्स एक सेल ही है जो कि गैस एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। स्टोमेटा द सेल्स इन द इंटीरियर आर डेड एंड प्रोवाइड ओनली मैकेनिकल सपोर्ट। तो बहुत सारी सेल्स होती है ना प्लांट में भी,
जैसे आप उसका ओडी आप पार्ट देखते हो, बाहर की जब लेयर देखते हो तो ओडी पार्ट होता है, आपको थोड़ा सा खुरदुरा होता है ना, तो वो चीज क्या होता है, दरअसल डेड सेल्स होती है, वो खुरदुरी होती है, ठीक है, सरफेस मैकेनिकल, वो सब मैकेनिकल सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा हेल्प करती है, ठीक है बेटा, वो सेल्स मैकेनिकल सपोर्ट के लिए भी हेल्प करती है। ओके, दिस मस्ट सेल ऑफ अ प्लांट हैव अ लीस्ट अ पार्ट ऑफ देयर सरफेस इन अ कांटेक्ट विथ एयर। बहुत सारे पार्ट होते हैं ना सरफेस के, एयर से कांटेक्ट होते हैं, जिससे गैसेस एक्सचेंज हो रहे होते हैं, ठीक है, कांटेक्ट विथ एयर। दिस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द लूज पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स। उसमें बहुत, देखो लीव्स में पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, पैरेन्काइमेट सेल्स होती है, देखो लूज होते हैं, लूजली होते हैं पैकेज, लूजली पैकिंग ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। देखो तीनों में होता है, लीव्स, रूट्स, स्टेम, तीनों में पैरेन्काइमा सेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। which प्रोवाइड, तो ये प्रोवाइड क्या करते हैं, इससे जरूरी है, एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है, टाइप का जाल जैसा पूरा नेटवर्क फैला होता है, पूरी लिप्स में जो सेल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है, जो उनके बीच में स्पेस होता है, ये चीज बेटा कनेक्टेड करने का काम। ओके, वो नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस, द कंप्लीट कंबंशन ऑफ ग्लूकोज। अगर हम ग्लूकोज को जला देते हैं, कंबंशन कर देते हैं कहीं ना कहीं, तो व्हिच प्रोड्यूस CO2, तो वहां से क्या, देखो अगर ग्लूकोज को जला रहे हो, कंबंशन करा रहे हो, तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा और उसमें से पानी रिलीज हो जाएगा एज अ ट्रांसपोरेशन। एंड एज एंड प्रोडक्ट, आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा, यील्ड एनर्जी मोस्ट ऑफ व्हिच इज गिवन आउट एज हीट। देखो बेटा ग्लूकोज है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जाहिर सी बात है, जो ग्लूकोज है आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और पानी निकाला और एनर्जी भी रिलीज होगा कहीं ना कहीं एज अ सोर्स, ठीक है, एज अ नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका जो होगा, एनर्जी भी बाहर रिलीज होगी, ठीक है, ये चीज क्लियर हो आपको। ये आपको एक क्वेश्चन समझ में आया कि ग्लूकोज का जब कंबंशन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन सरफेस से कनेक्ट होता है, एयर एटमॉस्फेयर से कनेक्ट रहता है, तो ये चीज़ पूरा का पूरा कंबंशन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और ऑक्सीजन रिलीज कर देती है। जाहिर सी बात, हमें ऑक्सीजन मिलती है ग्लूकोज के साथ कम, और उसको ये दरअसल ये चीज़ एक्टिविटी एनिमल में हो रही होती है। ग्लूकोज हम लोग जो लेते हैं, ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है रिस्पायरेशन में, जो कि पानी भी निकाल देता है, और पानी भी निकाल देता है जिससे हमें पानी की, देखो कभी कभी जब पानी नहीं पीते तो आपको शरीर की पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो ये काम करते हैं ग्लूकोज, ठीक है बेटा। चलो, इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू दिस सेल, it should be able to utilize it is to synthesize other molecules that the cell requires. Okay, cell requires हो गया। The strategy that the plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all liberated energy goes out as heat. The key is to oxidize glucose not in a one step. बेटा ये जो ग्लूकोज की जो ऑक्सीडाइजिंग होती है, वो दरअसल कहीं ना कहीं एक सिंपल स्टेप में नहीं होती, बहुत सारी बड़ी बड़े स्टेप्स होते हैं। आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो ना, बहुत लंबा स्टेप होता है, तो आप जानते भी हो इस चीज़ के बारे में। बेटा एक चीज़ और बताना चाहिए, यहाँ पर जो ग्लूकोज है आपका, दरअसल ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता रहा है, मगर ये जो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, एनर्जी कितना रिलीज होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से। तो याद रखना बेटा 686 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती बेटा, कितना, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है, ये रिलीज होती है, ठीक है। ये सब एक्टिविटी कहाँ हो रही है, लंग्स में हो रही है, एनिमल्स के लंग्स में हो रही है, लंग्स में हो रही ना। आपका जो फेफड़ा है बेटा, ये फेफड़ा, ये जो फेफड़ा है बेटा, यहाँ से पूरा ये जो एक्टिविटी हो रही है ना, ब्रैंकोल्स, बहुत सारे जाल जैसे, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पूरा एक टाइप। तो चलो देखो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पहुंचे थे, यहाँ से फिर पढ़ रहे बेटा, इफ दिस एनर्जी इज यूजफुल टू द सेल, it should be able to utilize it to synthesize other molecules that the cell requires. The strategy that the plant cell uses is to catabolize the glucose molecule in such a way that not all the liberated energy
goes out as heat. The key is to oxidize glucose not in one step but in several small steps, enabling some steps to be just large enough such that the energy released can be coupled to ATP synthesis. How this is done is essentially the story of respiration. The story of respiration. During the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energy is released as product. ओके बेटा, जो कि जो आपकी जो चीज़ें आपको बताया बेटा, ये जो ऑक्सीजन होता है ये यूटिलाइज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड्स, वाटर हो गया बेटा, और एनर्जी इज रिलीज प्रोडक्ट, ठीक है, कंबंशन। आप जब इस लाइन को फिर से रिपीट करो बेटा। During the process of respiration, oxygen is utilized and carbon dioxide, water and energies are released as product. The combustion reaction require oxygen, but some cells live where oxygen may or may not be available. Can you think of such situations and organisms where oxygen is not available? Okay, there are sufficient reason to believe that the first cell on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen. Okay बेटा, even among present day living organisms we know of several that are adapted to anaerobic conditions. Some of these organisms are facultative anaerobics, while in other the requirement of anaerobic condition is obligate. Okay, in any case all living organism retain the enzymatic machinery to partially oxidize glucose without the help of oxygen. ओके बेटा, अगर बिना ऑक्सीजन के आपका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रही है तो कहीं ना कहीं दिस ब्रेक डाउन आप ग्लूकोज इज पायरोबिक एसिड। दैट इज द बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, इस लाइन से क्वेश्चन बन जाएगा अच्छे से। ओके, इस लाइन से क्वेश्चन बनेगा, ये वाली लाइन से, ठीक है। अगर बिना ऑक्सीजन के आपका ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है तो याद रखना बेटा वहाँ से ग्लूकोज टू पायरोबिक एसिड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस अगर विदाउट ऑक्सीजन आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, किस में बेटा, ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन अगर हेल्प की, बिना ऑक्सीजन की हेल्प से अगर क्या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज से बेटा, क्या किस में, ग्लूकोज से पायरोबिक एसिड में, अगर ग्लूकोज से पायरोबिक एसिड में कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो रही है तो दैट इज प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस। ओके, क्लियर हो बेटा। अब हमारा टॉपिक जो रहेगा ग्लाइकोलिसिस। अब ग्लाइकोलिसिस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने बताया था फ्रेम हो रहा ही हो, काफ़ी अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ग्लाइकोलिसिस बड़ी लंबी स्टेप होती है, बताया था ग्लूकोज से बेटा पायरोबिक एसिड चेंज हो जाना, तो ये मैंने तो बोल दिया कि ग्लूकोज से डायरेक्टली पायरोबिक एसिड में चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता था सर, ये बड़ी लंबी स्टेप होती है ना, स्लोइंग स्टेप होता है, ऐसा नहीं बहुत फास्टिंग स्टेप है ये सब चीज़ें, ग्लूकोज से डायरेक्टली पायरोबिक एसिड आप बना देते हो, ऐसा नहीं है। बिना ऑक्सीजन के ये चीज़ आपको कम बना देना, ये चीज़ देखो बहुत बड़ी बात हो रही है बेटा, एक प्लांट के अंदर ये सब इतनी बड़ी मैकेनिज्म हो रही है। ठीक है, पहले के साइंटिस्ट को नहीं पता था, जैसे जैसे बढ़ता गया हमारा टेक्नोलॉजी वैसे वैसे ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस आ गया आज के 300-400 साल पहले। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात हुई यार, ग्लाइकोलिसिस समझना। ठीक है, बहुत अच्छा बात है कि ये ग्लाइकोलिसिस प्लांट के अंदर कैसे खाना बन रहा है, मतलब ग्लूकोज से पायरोबिक एसिड में जो हमें हमारे प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है उस एसिडों की, और उस जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं तो वैसे भी इनके भी बॉडी में बनते हैं एसिड्स, और एसिड्स बॉडी के स्ट्रक्चर्स को और इनके ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल को प्रोवाइड कराते हैं ना बेटा, तो इसलिए ये सब सारा चीज़ पढ़ रहा है। तो चलो हमारा टॉपिक क्या रहेगा बेटा, ग्लाइकोलिसिस। ये टॉपिक ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस से बेटा एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में आपको मिलता भी होगा, आप लोग बार बार जब एग्जाम दे रहे होते हैं, नीट के कोई भी एग्जाम दे रहे होते हैं, ग्लाइकोलिसिस पे आप क्वेश्चन पुट ऑफ किया जाता है आपसे, तो यहाँ से एक एक लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए समझते हुए चले रहो। ठीक है, चले जाओ। ओके, चलो ओके बेटा, ग्लाइकोलिसिस जो टॉपिक है अब स्टार्ट करते हैं। द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। ये बेटा जो ग्लाइकोलिसिस शब्द है ना, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, कहाँ से हुआ है बेटा, ग्रीक वर्ड से है। कहाँ से, ग्लाइकोस,
कहाँ से, ग्लाइकोज से ये लिया गया है, फॉर शुगर, शुगर के लिए ये लिया गया है, मतलब दैट इज द, अगर इसका पूरा फंडा निकाले, ये शुगर ही एक टाइप को पढ़ रहे हो आप, शुगर प्लांट के अंदर शुगर जो बन रहा है, शुगर से कैसे कन्वर्ट हो रहा है एक चीज से दूसरी चीज में, यही चीज स्टडी कर रहे हो। ओके, ग्रीक वर्ड्स ग्लाइकोज फॉर शुगर्स एंड लाइसिस, लाइसिस का मतलब, लाइसिस कभी शब्द अगर मिल जाए, ये टर्मिनोलॉजी अगर मिले आपको कभी भी कहीं भी, केमिस्ट्री में भी मिलती है, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, तोड़ना, तोड़ना, इसका लाइसिस कभी भी मिल जाए तो उसका मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब ब्रेक डाउन, ठीक है बेटा, फॉर स्प्लिटिंग के लिए हम शुगर की स्प्लिटिंग कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं शुगर को तोड़ के क्या निकाल रहे हैं, अभी पहले ही क्वेश्चन में पढ़ा था, शुगर को तोड़ के आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला था, एनर्जी मिली थी, ठीक है, पानी मिला था आपको। तो ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ग्लाइकोज फॉर शुगर, द लाइसिस ऑफ स्प्लिटिंग, द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, द स्कीम, ये जो स्कीम है ये ग्लाइकोलिसिस की एक टाइप का टॉपिक, बहुत बड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गुस्टैव इम्बडेन, बेटा गुस्टैव इम्बडेन ने ये जो टर्मिनोलॉजी दी, ग्लाइकोलिसिस जो स्कीम दी, अगर डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये यहाँ से भी स्टेटमेंट पूछ सकता है, आप एनटीए का कोई भरोसा नहीं, अब तो एनएमसी एग्जाम कराएगी कंडक्ट। तो बेटा ग्लाइकोलिसिस वाज गिवन बाय गुस्ताव इम्बडेन, ओट्टो मेयरहोफ एंड जे पारनास, बड़े 3 साइंटिस्ट हैं बेटा, जे पारनास, ओट्टो मेयरहोफ, बड़े बड़े क्यूट नाम है यार इनका, देखो, हाँ बाहर के हैं, गुस्ताव इम्बडेन, ओट्टो मेयरहोफ एंड जे पारनास, एंड इज ऑफन रिफर टू, अभी तक यहाँ इनको इन चुन्नू मुन्नू को नहीं याद रखना है, ठीक है, रिफर टू एज द ईएमपी पाथवे, ये इंपॉर्टेंट है, ईएमपी पाथवे इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, मतलब विदाउट ऑक्सीजन की जब चीज़ें हो रही होती हैं ऑर्गेनिज्म में, ऐसा ऑर्गेनिज्म में जब पूरी रिस्पायरेशन सिस्टम बिना ऑक्सीजन के चल रही होती है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम एनारोबिक रिस्पायरेशन बोल सकते हैं, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं बेटा। इट इज द ओनली प्रोसेस इन रिस्पायरेशन, ठीक है, ये प्रोसेस रिस्पायरेशन में होता है। ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस होता कहाँ है बेटा, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये चीज, ये गोला मैंने मार दिया बेटा, ये फिर से गोला मारता हूं, ये यहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये चीज यहां से भी क्वेश्चन बन जाए, पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन उठा देगा, डायरेक्टली यही पूछेगा, ग्लाइकोलिसिस बेटा कहाँ होता है, आपको साइटोप्लाज्म में होता है, कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। हाँ देखो, ग्लाइकोलिसिस ऑफ सेल एंड इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होता है सारे के सारे, जरूरी नहीं प्लांट में हो, ग्लाइकोलिसिस एनिमल्स में भी होती है। देखो ये चैप्टर ना हमें एनिमल्स में भी रिलेट कर रहा है और प्लांट में भी रिलेट कर रहा है। तो ये कह रहा है एनसीईआरटी कह रही है, जो ग्लाइकोलिसिस शब्द है, ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस लंबी है ना, ये बेटा हमारे ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये हो रही होती है, ये प्रोसेस कंपलसरी है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक जिंदा जो जीव है बेटा, उसके लिए जरूरी है ये प्रोसेस। कैसे, पायरोबिक एसिड बनने का बेटा, पायरोबिक एसिड की जगह दूसरा कुछ बन जाएगा। चलो, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स, ठीक है, क्लियर है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन, बेटा ग्लूकोज का कहीं ना कहीं पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब आधा ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, पार्शियल का मतलब आधा, ओके, अपनी भाषा में, ओके, पार्शियल ऑक्सीडेशन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोबिक एसिड। और पायरोबिक एसिड के बेटा कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ओके, क्लियर है। In plant, this glucose is derived from sucrose, और ये ग्लूकोज होता है ड्राइव्ड कहाँ होता है, किससे ड्राइव होता है बेटा, ये सुक्रोज से होता है, कहाँ से होता है, सुक्रोज से होता है, ओके। which is the end product of photosynthesis, are from storage, okay, क्लियर हो बेटा। ये चीज नेक्स्ट स्लाइड पर 4 पे चलते हैं। ये पूरा ग्लाइकोलिसिस सिस्टम समझेंगे बेटा, पूरा ग्लाइकोलिसिस, ये पूरा चार्ट हम एक अच्छे लैंग्वेज में, पूरी आसान भाषा में हम इस चीज को समझने वाले हैं बेटा। ये पहले इसको जो वर्ड्स है लिखे हुए हैं पढ़ लेते हैं, ओके। तो बेटा स्टार्ट कर दो, कार्बोहाइड्रेट्स, बेटा कार्बोहाइड्रेट्स जो है, कार्बोहाइड्रेट्स
सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जो सुक्रोज होता है हमारा, जो हम लोग खाते हैं सुक्रोज एज अ सुक्रोज, वो इनटू किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये चाहे आपको पता होगा, बेसिक है। एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम, एंड फ्रक्टोज जो होता है बाय द एंजाइम, जो होता है एंजाइम के द्वारा इन्वर्टेज में, एंजाइम द्वारा इन्वर्टेज एंड दीज टू मोनोसैकेराइड रेडियली इंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। ओके, आपको ये भी बता देता बेटा, ग्लाइकोलिसिस को हम लोग ईएमपी पाथवे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ईएमपी पाथवे, शुगर स्प्लिटिंग होता है, शुगर स्प्लिटिंग की भी, शुगर यहाँ पर स्प्लिट होता है ग्लाइकोलिसिस में, कहीं ना कहीं ग्लूकोज से आपको पायरुवेट एसिड में ग्लूकोज का स्प्लिटिंग होता है बेटा, ठीक है, क्लियर है। टू मोनोसैकेराइड readily enter the glycolytic pathway. Glucose and fructose are phosphorylated. ग्लूकोज बेटा कह रहा है और फ्रक्टोज है phosphorylated to give rise to glucose 6 phosphate देता है। फॉस्फोराइलेटेड के द्वारा बेटा क्या होता है? फॉस्फोराइलेटेड होता है, क्या देता है वो? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या देता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम hexokinase. This phosphorylated form of glucose then isomerase to produce fructose 6 phosphate. Subsequent steps of metabolism of glucose and fructose are same. Okay beta, glucose and fructose are same. द वेरियस स्टेप्स, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दरअसल यहाँ पर सेम ही कह रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है फार्मूला में, कोई भी फार्मूला में डिफरेंस ही नहीं है, बट कुछ डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है, बताएंगे भी। उसका जो रिंग होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें डिफरेंस होता है। स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर डिपिक्टेड। इस डायग्राम के अंदर पूरा मेंशन किया गया है, आपको ग्लाइकोलिसिस पूरा समझाएंगे, पूरा स्टेप। ओके, ये चीज़ पूरा डायग्राम अगर समझ लेते हैं तो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को हम समझ लेते हैं, आपके माइंड पे होना चाहिए, आपके ब्रेन में सेटअप करने वाले हैं बेटा, ये पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, डिफरेंट एंजाइम्स इन ग्लाइकोलिसिस अ चेन ऑफ 10 रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा बेटा। 10 रिएक्शंस, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, यहीं से क्वेश्चन उठा देगा। कि आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शंस ग्लाइकोलिसिस में कितने रिएक्शंस होते हैं बेटा। ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शंस होते हैं मेरा बच्चा, ग्लाइकोलिसिस में 10 रिएक्शंस होते हैं, यहां से हाईलाइट कर लो, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अंडर द कंट्रोल ऑफ डिफरेंट एंजाइम, और वो बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम के द्वारा कंट्रोल हो रहे होते हैं वो रिएक्शंस। While studying the steps of glycolysis, please note the steps. बेटा सारे के सारे स्टेप्स को नोट कर लो। और कह रहा है एनसीईआरटी आपको पहले ही सचेत कर दिया कि आप सारे स्टेप को आपको याद होने चाहिए सारे स्टेप्स, तो इससे क्वेश्चन तो फ्रेम होना ही होना है, ठीक है। प्लीज नोट द स्टेप, वो प्लीज कह रहा है, प्लीज शब्द लगा दिया एनसीईआरटी, सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट द स्टेप्स एट व्हिच यूटिलाइजेशन या सिंथेसिस ऑफ एटीपी। देखो, चाहे यूटिलाइजेशन की बात करो, चाहे यूटिलाइज कोई चीज़ यूटिलाइज भी हो रही होती है, कुछ चीज़ सिंथेसाइज भी हो रही होती है, ठीक है, उसमें एटीपी भी बन रहे होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है। या इन दिस केस, अगर इन दिस केस की बेटा इन दिस केस में बात करेंगे तो NADH प्लस H प्लस टेक्स प्लेस, कहीं ना कहीं एडनिन निकोटिनामाइड एडनिन डाइफॉस्फेट, जो एडनिन हाइड्रेट होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है वो कैसे रिलीज होता है, कैसे टेक्स प्लेस करता है, कैसे अपने आप को रखता है उसमें ग्लाइकोलिसिस में। तो यही चीज हमको बात करना बेटा। देखो एटीपी की बात करते हैं तो एटीपी इज यूटिलाइज्ड एज 2 स्टेप्स। देखो एटीपी बेटा यहां से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, यहां भी क्वेश्चन बना देगा कि भैया एटीपी कितने स्टेप में यूटिलाइज होता है? 2 स्टेप में यूटिलाइज होता है ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलिसिस में 2 स्टेप में यूटिलाइज होता है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा भैया, मैं नोट कर लो। क्वेश्चन स्वयं बनाओ, कहां से बनने की प्रोबेबिलिटी आप खुद ही, आपको जब पढ़ते जाओगे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि एग्जामिनर कहां बना सकता है। आप एग्जामिनर के नजरिए से सोचो कि क्वेश्चन किस तरह फ्रेम हो सकता है। ओके बेटा, सुनो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट, हाँ 2 स्टेप, फर्स्ट इन द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज। तो फर्स्ट में जब कन्वर्जन हो रहा होता है ग्लूकोज का, ये चीज हाईलाइट कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए हाईलाइट होना चाहिए, ये इतना पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, ये हाईलाइट है आपको। ओके,
जो फ्रक्टोज 1,6 देखो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू 6 फॉस्फेट एंड सेकेंड इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ये याद रखना बेटा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। सेकेंड स्टेप में जब आपको फ्रक्टोज किस में चेंज होता था, फ्रक्टोज चेंज हो जाता है बेटा 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज होता है 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। किस में चेंज होता है, 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज हो जाता है। आपको याद कैसे करना है, 16 की उम्र में हमने फ्रक्टोज खा लिया था, 16 की उम्र में हमने फ्रक्टोज खा लिया था, बिस बन गया था। बिस मतलब जानते हो ना, बिसैला होता है वो, आप लोग जहर की तरह का काम करता है, तो बिस के रूप में हमने उसको धारण कर लिया था फ्रक्टोज को 16 की एज में। ठीक है, तो याद रखना 16 का मतलब 1,6 बिस फॉस्फेट। ओके बेटा, फॉस्फेट बन गया था, फ्रक्टोज से याद रखना फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा, दी फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज स्प्लिट, द फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट इज स्प्लिट। ये जो स्प्लिट, ये किसमें स्प्लिट हो जाता है, इसको ये भी ब्रेक होता है। अब जब जहर जाहिर सी बात है जब आपकी बॉडी में रहेगा तो एक टाइप का कन्वर्ट होगा ना एक दूसरे से एक चीज से दूसरे चीज में। तो 1,6 बिसफॉस्फेट इज स्प्लिट इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोगिल्सरेट एल्डिहाइड। जो पागल देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट बेटा, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी 90% है। तो ये लाइन आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा हाईलाइट से कर देता हूं, ये भी हाईलाइट कर लो बेटा। ये हाईलाइट आपको करना चाहिए, ये आपको लाइन इंपॉर्टेंट है। ये बेटा आप नोट कर लो इस पॉइंट को, बार बार पढ़ो इसको फिर से बेटा। द फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू स्प्लिट इनटू डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। बेटा जो 1,6 बिसफॉस्फेट था आपके 16 की उम्र में, अब ठीक है, जो बिसफॉस्फेट था आपका वो कहीं ना कहीं स्प्लिट होके ब्रेक डाउन होके आपके बॉडी में, मतलब आपके बॉडी में नहीं, प्लांट के बॉडी में या जो सबके बॉडी में जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस हो रही होती है उस समय 1,6 बिसफॉस्फेट के फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज होके वो स्प्लिट होता है, 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट होके ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। जो बिस होता है बाई में तोड़ता है, बाई बिस होता है, मतलब बिस का मतलब होता है 2 और बिस का मतलब होता है जहर, तो कहीं ना कहीं वो जहर हमारा बाई में ही रहेगा, तो किस में हो जाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में चेंज हो जाता है फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ये चीज क्लियर हो, चेंजिंग आपको पता होना चाहिए किसमें क्या चेंज हो रहा है, यही क्वेश्चन फंसता है बेटा, यही से क्वेश्चन फंसता है। फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड बेटा, पागल, ठीक है, 3 फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड, पागल का मतलब PGAL, पागल यहाँ है, पागल का मतलब समझो, पागल नहीं लिखा बेटा, PGAL है, ठीक है। आप अपनी भाषा में, इंग्लिश के भाषा में पता, व्हाट्सएप लैंग्वेज में बना सकते हो, पागल, ठीक है बेटा। पागल भी है, जो पागल है बेटा, पागल क्या है, पागल जाहिर सी बात है, जब जहर लेगा तो पागल बनेगा ही, पगला जाएगा, बौखला जाएगा। 3 फॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड पागल, बी फाइंड दैट देयर इज वन स्टेप वेयर NADS plus H plus is formed from NAD plus. This is when 3 phosphoglyceraldehyde is converted, जो हमारा 3 phosphoglyceraldehyde होता है बेटा वो किस में चेंज हो जाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 3 phosphoglyceraldehyde is converted into 1,3 बिसफॉस्फेट। यहां से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है, यहां से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, यहां से जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेगा, यहां से सारा का सारा लाइन क्वेश्चन है, यहां ये आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ओके। जहां से क्वेश्चन बनेगा वो तो हम तो बता ही दे रहे हैं। तो ये सब चीज क्लियर कर दिया कि 1,3 बिसफॉस्फोगिल्सरेल्डिहाइड जो ये आपका पागल है, कन्वर्ट किसमें हो जाता है, बी पगा में चेंज हो जाता है, बी पगा में।
तो 1,3 फास्फोगिल्सरेट में जो जाता है बेटा 1,3 13 की, आप जब 16 की दिख रहे होते, 16 से दिख रहे होते हैं, फिर 16 से बेटा 13 में चेंज हो जाते हो। सोचा 16 से 30 में चेंज हो जाते हैं, 13 में 3 bis फास्फोगिल्सरेट, ठीक है। 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट आर रिमूव्ड, यहाँ पर 2 रिडॉक्स इक्विवेलेंट रिमूव्ड हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। जैसे बताया हाइड्रोजन, अगर रिडॉक्स की बात हो रही है तो हाइड्रोजन की बात तो होगी ही होगी। तो इन द फॉर्म ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम मतलब फ्रॉम पागल, मतलब फास्फोगिल्सरल्डिहाइड। ओके बेटा, पागल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब पागल देखो, पागल मत याद रखना, हाँ पागल का मतलब होता है यहाँ पर फास्फोगिल्सरल्डिहाइड है। एंड ट्रांसफर्ड टू अ मॉलिक्यूल ऑफ NAD+। देखो ये ट्रांसफर किसको कर दिया जाता है, तो NAD+ और PGL phosphoglyceraldehyde is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BPGA. The conversion of BPGA to 3-phosphoglyceric acid is also the energy yielding process. This energy is trapped by the formation of ATP. Another ATP is synthesized during the conversion of PEP टू पायरोबिक एसिड। पेप से बेटा किस में चेंज हो जाता है, पायरोबिक एसिड में। और यहाँ से बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, इस लाइन को। अब ब्लैक वाला जो लाइन है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होना चाहिए। रुक जाओ, ये लाइन से आपको क्वेश्चंस बनेगा। ओके, तो ये भी चीज क्लियर होना चाहिए, ये लाइन आपको क्लियर होना चाहिए। ओके बेटा, ये लाइन आपको क्लियर। कैन यू देन कैलकुलेट हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन दिस पाथवे फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। अगर बात करें 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो इस पाथवे के अंदर जो हमारा ग्लाइकोलिसिस चला है, इसके अंदर कितने ATPs खर्च हुए, ये सब सारा क्वेश्चन आपसे पुट अप कर रहा है। ओके बेटा, कैलकुलेट ऑफ ग्लाइकोलिसिस नंबर, ये पूछ सकता है। देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन बहुत पूछेंगे कि नंबर आप क्वेश्चन यहाँ से यही इसी टाइप का पूछेगा कि नंबर आप जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ATP हैं, कितने हैं, इस यही से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। यहाँ से बेटा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा, कितना कॉन्सेप्चुअल, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है बेटा, पायरोबिक एसिड इज देन द की प्रोडक्ट। यहाँ पायरोबिक एसिड जो है वो की प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है, दरअसल एक टाइप का की प्रोडक्ट, मतलब कुंजी टाइप का खोलने का काम कर रहा है। अब ग्लाइकोलिसिस को, व्हाट इज द मेटाबॉलिक रेट फेट ऑफ पायरुवेट, दिस डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड। जाहिर सी बात है सेलुलर नीड की आवश्यकता होगी, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते बेटा, 4th और 5th में, 5th पे चलते हैं। थोड़ा सा जो टॉपिक है ऊपर का वही पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग स्टेप वाइज स्टेप समझ लेंगे। ओके बेटा, देखो बेटा ये चीज हमको क्लियर करना है, ये इतना टॉपिक अभी जो बचा है पहले ही पोर्शन का। तो देखो देयर आर 3 मेजर वे इन विच डिफरेंट सेल हैंडल पायरोबिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलिसिस। पायरोबिक एसिड ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस करती है। दीज आर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और इसको देखो, इसको एक बात करें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है यहाँ पर। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी इस प्रोसेस में हो रही होती है दरअसल। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, 3 टाइप के 3 मेजर यहाँ पर इवेंट्स हो रहे होते हैं, कह सकते हो 3 घटनाएं हो रही होती है ग्लाइकोलिसिस में। पहला बेटा ये आपको याद होना चाहिए, 3 मेजर घटनाएं हो रही होती है। पहला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और तीसरा बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, 3, पहला पहला लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो चौथा तीसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन। फर्मेंटेशन जो हो रही होती है बेटा एनारोबिक कंडीशन में हो रही होती है वो चीजें। इन मेनी प्रोकैरियोट्स, और वो प्रोकैरियोट्स में मेनी प्रोकैरियोट्स, बहुत सारे प्रोकैरियोट्स में हो रही होती है, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सब में होते हैं। एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2। जो कंप्लीटली हम लोग ऑक्सीजन ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन निकल रही हो रही होती है, ठीक है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकल रही होती है बेटा, और एनर्जी भी रिलीज होती है। हमने क्वेश्चंस के ही पहले देखा था। हाउएवर ऑर्गेनिज्म
अडॉप्ट क्रेब्स साइकिल। तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं क्रेब्स साइकिल को भी अडॉप्ट करते हैं, क्रेब्स साइकिल भी चलती है। व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसी क्रेब्स साइकिल को दूसरा नाम एरोबिक रेस्पिरेशन भी बोल देते हैं बेटा। रेस्पिरेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन है ना बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकती है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे यहाँ पर। इस लाइन से तो ज़्यादा ही बन जाएगा बेटा, और इस वाले लाइन से बेटा। 3 मेजर वे में है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो बेटा, ये वाला पोर्शन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं। ये टॉपिक क्लियर हो। अब हम लोग स्टेप वाइज स्टेप समझते हैं, 5th 4th लाइन पे ही चलते हैं और सारे स्टेप को समझते हैं, एक एक स्टेप को समझेंगे कैसे क्या हो रहा है, कैसे याद करनी है उस स्टेप्स। ओके बेटा, चलो देखो, मोस्टली क्वेश्चन जो होता है ना, यही इसी ग्राफ के जरिए ही हम पूरा बना लेते हैं क्वेश्चंस। ये जितना वर्ड हमने पढ़ाया सब इसी यही पूरा हमारा ये सीक्वेंस वाइज हम एक बता देगा। अगर आपको लर्निंग है, ये चीज़ लर्न है, कैसे याद करना होगा, क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी है, कैसे हमको याद होगा ये चीज़, ठीक है, तो वो सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है बेटा, इस सिंपल वे में इसको समझना, एक आसान भाषा में समझना इसको, ठीक है। कैसे, देखो बेटा, ये जो ग्लूकोज है, अभी हमने बात किया था इसके पहले, जो ग्लूकोज होता है वो पायरोबिक एसिड में चेंज हो रहा होता है। ये चीज़ हमको कंफर्म हो गया कि यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं कि ग्लूकोज से पायरोबिक एसिड में चेंज हो रही है, और दरअसल ये हमारी बॉडी में हो रही होती है, मतलब दुनिया की किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रही होती है ये ग्लाइकोलिसिस। ओके, तो ये चीज़ जरूरी है कि ग्लाइकोलिसिस हर जीव में हो रही है, तो इसके बारे में जानना हमें, ये तो फैक्टिंग है ना यार, इसके फैक्टिंग को जानना जरूरी है। तो चलो हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में चर्चा करते हैं और ग्लाइकोलिसिस के एक एक स्टेप को समझते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस 6 कार्बन का है, आपको पता भी होता है, सही सी बात है। ग्लूकोज आपको 6 कार्बन का मिलता है, C6H12O6। ओके बेटा, और याद रखना कि यार ग्लूकोज जो होता है कहीं ना कहीं, देखो बेटा, ये सारा का सारा प्रोसेस एनर्जी खर्चा होता है बेटा। एनर्जी भी 2 स्टेप में यूटिलाइज हो रही होती है, एक 2 एटीपी रिलीज होती, मतलब 2 स्टेप में इसको एटीपी को हम लोग खर्च करते हैं, तभी हमारा ये प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है बेटा, एटीपी आप देखो, ये चीज़ क्लियर हुआ। देखो ग्लूकोज से बेटा किस में चेंज हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ फॉस्फेट से चेंज हो रहा है, ग्लूकोज आपकी बॉडी में आया और वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टिंग की बात है कि भाई ग्लूकोज आपकी बॉडी में जैसे आता है, ग्लूकोज 6, देखो नाम अपना खत्म नहीं किया है, नाम अभी लेके चल रहा है, नाम अभी लास्ट में खत्म करेगा, ठीक है, जो जहर के रूप में बन जाएगा, अभी बताएंगे, बिस के फॉर्म में, बिस फॉस्फेट। ठीक है बेटा, अभी बताया था इसके पहले। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बेटा, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया। इतना क्लियर हुआ। दूसरे स्टेप में, ये तीसरा स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे चेंज हो गया। अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से किस में चेंज हो जाता है, कौन किस में चेंज हो जाता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ये किस में चेंज कर लेता है, फ्रक्टोज में। फॉस्फेट से यार जाहिर सी बात है, फॉस्फेट शब्द आ रहा है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज हो जाता है। तो याद रखना बेटा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हो जाता है। याद रखना बेटा, किस में चेंज हो जाता है ये चीज। यहाँ देखो, ये सब क्वेश्चन ही है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन ही है ये सब चीजें। ये जो फ्रेम हो रहा है, किसमें क्या चेंज हो रहा है, ये चीज लाइन टू लाइन क्वेश्चन हो रहा है, हर एक स्टेप से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा बेटा। तो एटीपी रिलीज होगी, एटीपी रिलीज हो रही है, एटीपी डीपी ये सब चलता रहेगा। ओके, क्लियर है। तो अब तीसरी बात करते हैं, तो फ्रक्टोज 6, देखो पहले स्टेप में बताया था कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया बेटा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। और उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बन गया बेटा। फ्रक्टोज किस में बन गया बेटा, 16 बिस फॉस्फेट में बन गया। देखो बेटा, बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 मतलब 16 में, 16 की एज में क्या चेंज हो गया, वो बढ़ता। ये इस तरह याद रखना, निमोनिक्स बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं निमोनिक्स इसको पढ़ा के तुरंत समझा रहा हूँ कि बेटा काफ़ी आपको याद करने में कभी आसानी हो, या आसानी तरीके से आप याद कर पाओ। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ये क्या है, ये स्टेप कैसे याद करें, ये यहाँ से क्वेश्चन किस तरह फ्रेम हो सकता है, ये सब सारा इस ग्लाइकोलिसिस में डाउट होते हैं कई बच्चे को, टेक्निकल इशू हो गया बेटा। हाँ बेटा, तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये बिस फॉस्फेट है। तो बिस के फॉर्म में आपके 16 की एज में, हमने बताया था कि 16 की एज में आपका बिस के फॉर्म में चेंज हो जाता है। बिस के बाद बेटा ये किस में चेंज हो जाता है, बिस किस में चेंज हो जाता है, डाईऑक्सी, ये बेटा बताया था ना, ट्रायोज फॉस्फेट पे चेंज हो जाता है। देखो
ट्रायोज फॉस्फेट, या इसी का नाम ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, मतलब पागल में चेंज हो जाता है, पागल हो जाते हो आप भाई, जाहिर सी बात है 20 आएगा तो आपके बॉडी में, तो फॉस्फेट ग्लिसरेल्डिहाइड, फॉस्फेट ग्लिसरेल्ड, ठीक है, फॉस्फेट ट्रायोज है, तो ट्रायोज फॉस्फेट या ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, फर्स्ट पागल है ना भाई, पागल है तो पागल हो जाएगा, 20 पिएगा तो पागल हो जाएगा, पागल में चेंज हो जाएगा, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ओके बेटा, ट्रायोज फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, 3 कार्बन का होता है, ये चीज़ इतना स्टेप समझे बेटा। आगे बढ़ते हैं ये नेक्स्ट स्टेप पे, और कहीं ना कहीं यहाँ ये पागल से एक चीज़ रिलीज होती है, NaDH प्लस H+ आयन से रिलीज होती है, NAD प्लस, ठीक है, NAD प्लस और NADH प्लस ये रिलीज होती है बेटा। ओके, क्लियर है। उसके बाद जो आप देखो पागल तो बनते हो, पागल के बाद जो आपके साथ होता है, ये निमोनिक्स बता रहा हूँ, कुछ नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ये एक स्टोरी बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा होता है। दरअसल ये चेंज हो रही होती है, केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं बेटा। 2 ट्रायोज बिसफॉस्फेट, हाँ देखो आपके जहाँ कहीं 3 आपके पागलपन की 3 भूत सवार थे, और कहीं ना कहीं आपका यहाँ उसके बाद 2 होता है, तो याद रखना 2 इंटू ट्रायोज बिसफॉस्फेट, ठीक है, या इसको हो सकते हो 3 के साथ में एक और आ गया, 3 के साथ में एक और आ गया, 3 के साथ में एक और आ गया, बिसफॉस्फोग्लिसरेटिक एसिड। ये चीज़ क्लियर हो गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आप 2 बार 3 बार आप इसी स्टोरी को समझोगे, अपने आप अपने माइंड में बनाओगे इस स्टोरी को, याद हो जाएगा बेटा, स्टोरी याद होती है पहले, ठीक है। चलो बेटा, 2 इंटू ट्रायोज फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यही चीज़ है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वही पागलपन बना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देख रहे हैं तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरेट, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बेटा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट। उसके बाद यहाँ पानी रिलीज हुआ, 2 फास्फोफिनॉल पायरुवेट, 2 फास्फोफिनॉल पायरुवेट, वहाँ से ATP OTP रिलीज हुई, और फाइनली हमारा 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बन गए। तो ये बेटा, ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, 2023 में बन गया था, एक क्वेश्चन बना था यहाँ से, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट अगर बात करें तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी होती है बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हो, यहाँ से भी क्वेश्चन, तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से तो बन ही जाएंगे इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में बेटा। आपको समझ में आया होगा कंप्लीटली, ये जो आपके स्टेप बताया कि ये पूरी स्टोरी हमारे साथ, फिर स्टोरी एक बार समझो अच्छे से, एक बार जल्दी से रिकॉल करो, ठीक है बेटा। चलो सुनो बेटा, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया, पहले यही से आपको याद रखना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे चेंज हो गया, और 6 फॉस्फेट से जाहिर सी बात बेटा, हमने बताया था फ्रक्टोज में चेंज होगा। जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट किस में चेंज होगा बेटा, फ्रक्टोज में चेंज होगा। फॉस्फेट किस में चेंज होगा, तो फॉस्फेट के आगे डायरेक्टली फ्रक्टोज में ही चेंज होगा सारा का सारा प्रोसेस। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होगा, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट देखो, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होगा, जाहिर सी बात है। जब आप 6 फॉस्फेट था आपका, जैसे 6 फॉस्फेट थे, 6 साल के थे, 6 साल के बाद डायरेक्ट आपका 16 साल में चेंज होगा, मतलब 1 और 16 बिसफॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में चेंज होगा, जो कि आगे 20 का काम कर रहा है। देखो नेक्स्ट ट्रायोज, अब जाहिर सी बात है पागल हो जाओगे जी, 20 पियोगे तो पागल हो जाओगे, तो 1,3 बिस ग्लिसरेल्डिहाइड, तो 1,3 जैसे बात है, ट्रायोज फॉस्फेट बोल सकते हो उसको, ट्रायोज फॉस्फेट, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोल सकते हो इस चीज़ को। NADH रिलीज हुआ बेटा, 2 ट्रायोज 3 फॉस्फेट, 1,3 मतलब एक पागलपन और आ जाएगा, या 1,3 बिस ग्लिसरेल्डिहाइड, ओके बेटा, ग्लिसरेट एसिड हो गया, और यहाँ से आपका 2 ट्रायोज फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाएगा। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आपका क्या चेंज हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसरेट, और 2 इंटू फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट एसिड, 2 पायरुवेट एसिड। बेटा ये सब आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रही होगी, क्यों ये रीजन है बेटा, क्योंकि रीजन है यहाँ पर आपको एक स्टेप आपको खुद याद रखना पड़ेगा। क्या जो लंबा ये प्रोसेस है, कहीं ना कहीं ये सेल में हो रही है, बॉडी के सेल में हो रही है स्टेप, ग्लाइकोलिसिस हर ऑर्गेनिज्म में हो रही है, तो आपको क्या ग्लूकोज कैसे हमारा टूटता है, कैसे बनता है, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% या अगर आपको लेना है एक क्वेश्चन, तो याद रखना एक क्वेश्चन आपको फिक्स या है, यहीं से ग्लाइकोलिसिस से ही आना है, हर साल आ रहा है एग्जाम। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में
पूरा कंप्लीट ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ऑल दी वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहो एनसीईआरटी हमारे साथ साथ। आप देखो, अगर आप रिकॉल कर रहे हो कोई चीज़ को तो आप नेक्स्ट वीडियो तुरंत इसके बाद तुरंत देख सकते हो। अगर आप कंटिन्यू लेक्चर कर रहे हो तो इसको पूरे तरीके से कंप्लीट करो बेटा। चैप्टर वाइज तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 क्यों बनाते हैं कि पार्ट 1 कभी बच्चे पढ़ते रहते हैं तो टॉपिक आप उसको क्लियर कर लो, और आप नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में जाओगे तो आप नए माइंड से जाओगे, तो वो नए माइंड से उसको सोचो, नए माइंड से क्लियर करो। कभी कभी जब एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लेते हैं 1 घंटे के अंदर तो आपको बोरिंग सा लगने लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके बेटा, अरे यार कुछ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते हो बेटा, और नेक्स्ट एनसीईआरटी साथ साथ करेंगे। ओके, बाय।